अरे दोस्तों नमस्कार, मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे। तो अपनी आज की इस कक्षा में हम देखेंगे अपभ्रंश साहित्य और अपभ्रंश साहित्य के बारे में हम जानेंगे मुख्य बातें। अपभ्रंश भाषा को किस विद्वान ने क्या नाम दिया और अपभ्रंश भाषा में कौन सी शैली अपनाई जाती थी, और जानेंगे हम प्राकृत पेंगलम एक रचना है, ग्रंथ है, उसके बारे में, उसकी कुछ विशेषताएं और उसको किसने किस रचना की मतलब उसके रचनाकार किसे माना है अलग अलग विद्वानों ने। तो ये सब हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो चलिए हम देरी ना करते हुए अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अपभ्रंश साहित्य। तो अपभ्रंश साहित्य में हम देखेंगे कि अपभ्रंश साहित्य किसे कहा जा रहा है। अपभ्रंश साहित्य कहा जा रहा है जो कि जैन धर्म में ही लिखा था, लेकिन जैन धर्म का होने के बावजूद ये अपभ्रंश भाषा वाले हिस्से में हम इसे पढ़ते हैं। क्योंकि इसका हिंदी साहित्य का इसका शुरुआती काल जो माना जाता है 500 से 600 ईस्वी के आसपास का पहले तो इसका समय माना जाता है, ठीक है। और वैसे ये जैन साहित्य के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन इसकी भाषा में अपभ्रंश का काफी ज्यादा मिश्रण देखने को हमें मिलता है। तो इसीलिए ये हिंदी के अंतर्गत ये रचनाएं नहीं आती। ये समय काल ये रचनाएं अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो जैन साहित्य को दो तरीके से लिखा गया है, इसको हम सरल भाषा में ऐसे समझते हैं। पहला अपभ्रंश भाषा से प्रभावित था और दूसरा हिंदी भाषा से प्रभावित था। जो हिंदी भाषा से प्रभावित था उसको हम जैन साहित्य में यहाँ पर रखते हैं। कल मैंने आपको बताया था काल विभाजन 5 भागों में 6 भागों में। तो आज हम इसका पहला पढ़ रहे हैं अपभ्रंश साहित्य, ठीक है। तो हम फिर ये चर्चा करेंगे आज अपभ्रंश भाषा का। तो अपभ्रंश भाषा में सबसे पहले हम देखते हैं, पहले आई संस्कृत, ठीक है, संस्कृत आई, उसके बाद पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, संस्कृत, पाली, प्राकृत, और उसके बाद आई अपभ्रंश। और उसके भी बाद आई जो कि अपभ्रंश और उसके अंदर हिंदी मिश्रित थी, तो हम कहेंगे अपभ्रंश मिश्रित हिंदी। तो वो थी अवहट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अपभ्रंश, जो हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ रहे हैं, तो अपभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृत भी यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तृतीय प्राकृत। तृतीय प्राकृत तो प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है? प्रथम प्राकृत कहा जाता है पाली को। बताया था ना अभी, संस्कृत के बाद आपको पाली भाषा आई, तो पाली भाषा को कहा जाता है प्रथम प्राकृत और प्राकृत भाषा को कहा जाता है द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को कहा जाता है तृतीय प्राकृत। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अपभ्रंश को किस नाम से भी जाना जाता है? तृतीय प्राकृत, या कहें तृतीय प्राकृत को किस नाम से जाना जाता है? अपभ्रंश नाम से, ठीक है। समय काल इसका देख लिया हमने, 500 से 600 ईस्वी के आसपास का समय इसमें रहेगा। ये वही समय है जिसको मतलब ये वही साहित्य है जिसको रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल में रखा था, अपभ्रंश साहित्य, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ इसका है, इसका मतलब अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश का, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है पतन, गिरा हुआ, नष्ट हुआ, यानी कि जो चीज खत्म हो रही हो, नष्ट हो रही हो, उसका अपभ्रंश का मतलब वो होता है। अब इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, इसको अवहंस के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आप नोट कर लेंगे। इसको ग्रामीण भाषा के नाम से भी जानते हैं अपभ्रंश भाषा को, इसको देसी भाषा से भी जानते हैं, इसको आभिरोक्ति नाम से भी जानते हैं, इसको आभीरी नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
और अन्य नाम भी इसके हमें देखने को मिलेंगे जो विद्वानों ने दिए हैं। ये तो अभी अपभ्रंश भाषा को किस नाम से जानते हैं जनरली, तो वो हमने देखे हैं। ठीक है, आगे है अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। ये अंडरलाइन करेंगे, ये नोट करते रहेंगे आप। किसके? भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र में मिलता है अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण, जिसमें विभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, किस शब्द का? विभ्रष्ट। विभ्रष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? विभ्रष्ट शब्द का अर्थ होता है कोई चीज बिगड़ी हुई। ठीक है, इसका प्रयोग अपभ्रंश भाषा के लिए किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं अपभ्रंश भाषा को क्या कहा गया था भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में? विभ्रष्ट। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि की रचना है महाभाष्य, तो उसमें मिलता है सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग। ठीक है, फिर है अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। वल्लभी ये जगह का नाम है, राज्य का नाम है, मतलब उस टाइम पे होता था कि राजा थे धारसेन द्वितीय। ठीक है, उनके शिलालेखों में मिलता है अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग। ये मैं रिपीट इसलिए कर रही हूं कि ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए कुछ कुछ। ठीक है, ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश भाषा को अणे अणे भाषा कहा। किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश भाषा को अणे अणे भाषा क्यों कहा? क्योंकि अपभ्रंश भाषा में सर्वाधिक अणे अणे का प्रयोग हुआ था। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी कौन है? मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी भाषा के ये पाणिनि है, या कहें हिंदी भाषा के ज्ञाता हैं। मैं लिख भी देती हूं ताकि आपको याद रहे। ये है हिंदी भाषा के पाणिनि। ठीक है, नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपको नोट करवा रही हूं। और इनके जो इनका ग्रंथ था, इनकी रचना थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हिंदी शब्दानुशासन। वो भी मैं यहां पर लिख दे रही हूं। ठीक है, हिंदी शब्दानुशासन। यहाँ पे शब्दानुशासन का शाब्दिक अर्थ नहीं देखते हुए इसका अर्थ यहाँ वहां पे व्याकरण को ही लिया गया था, या कहें ग्रामर को। ठीक है, इनकी रचना थी हिंदी शब्दानुशासन और उसका रचना काल क्या था? 1957। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, नोट करेंगे। फिर है डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। डॉक्टर हरदेव बाहरी कौन थे? डॉक्टर हरदेव बाहरी एक वैज्ञानिक थे, या फिर कहें भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक के युग को अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना। क्या माना? अपभ्रंश का स्वर्ण काल। स्वर्ण काल मतलब सबसे बेहतर काल। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, तो जैसे सोना होता है ना एकदम खरा, तो वैसे ही ये कह रहे हैं अपभ्रंश का स्वर्ण काल। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर हरदेव बाहरी। कौन से समय को कह रहे हैं? 7वीं सदी से 11वीं सदी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। अब ये जो अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है, जो भी मैंने यहाँ पे बताई थी अवहट, तो इसको विद्वान है वो अपने हिसाब से अलग अलग नाम देंगे। सबके अलग अलग मत हैं, तो वो अलग अलग नाम क्या देते हैं अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ये नामकरण मतलब इसका सर्वमान्य मत अवहट माना जाता है, तो इसलिए मैंने साइड में अवहट भी लिख दिया है। ठीक है, नोट कर लेंगे। सर्वमान्य यही रहता है। ये यहाँ पे विद्वान है, तो पहले हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम देते हैं
प्राकृताभास हिंदी। प्राकृताभास हिंदी का क्या मतलब है? मतलब ऐसी हिंदी, सॉरी ऐसी प्राकृत जो हिंदी का आभास दे। फिर दूसरे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो ये क्या नाम देते हैं? ये नाम देते हैं पुरानी हिंदी। फिर है डॉक्टर नगेंद्र, ये थोड़ा गलत हो गया, ये मतलब विद्वानों के नाम इधर लिखने चाहिए थे, ये इधर लिख दिए गलती से। थोड़ा आप इसको अपने नोट्स में जब लिखेंगे तो सुधार कर लेंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसको विकसित अपभ्रंश। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो कहते हैं इसको परिष्कृत हिंदी। फिर है डॉक्टर भोला शंकर व्यास, वो इसको कहते हैं अवहट, यानी जो हमारा सर्वमान्य मत था वो कौन कहते हैं? भोला शंकर व्यास। ये कौन है भोला शंकर व्यास? ये है एक भाषा वैज्ञानिक। फिर है विद्यापति जी। विद्यापति जी क्या कहते हैं इसको? देसिल बायना। क्वेश्चन भी आ जाता है, विद्यापति अवहट को क्या कहते हैं? देसिल बायना। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये नोट्स में बना के लाई हूं, एक एक चीज इनमें इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज मैंने एक्स्ट्रा नहीं ली है। ठीक है, फिर आगे हैं, आगे हम देखते हैं अपभ्रंश में शैली लिखने का तरीका। मतलब अपभ्रंश में जो लिखा जाती थी कोई भी चीज, रचना, पद, तो उसकी शैली यानी लिखने का तरीका क्या था? वो था बंध। उसे बंध नाम से जानते थे। ठीक है, फिर अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। ये हो गया अपभ्रंश में शैली यानी लिखने का तरीका बंध। और अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, दोहा बंध, पदड़िया बंध, गे पद बंध। ठीक है, तो दोहा बंध आप सभी जानते हैं। पदड़िया बंध ये अभी हम देखते हैं। और गे पदबंध, गे पदबंध हुआ यानी गाए जाने वाला, यानी गायन रूप में जो काव्य होगा, वो हो जाएगा गे पदबंध। ठीक है, दोहा वही है, ये 11 और 13 मात्राओं वाला। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने का, ये हम दोहा छंद वाली क्लासेस में कर लेंगे। फिर है जिसे वर्तमान में हम चौपाई के नाम से जानते हैं, अपभ्रंश भाषा में वही पदड़िया बंध यानी 16 मात्राओं की पद्धति था। वर्तमान में हम चौपाई किसे कहते हैं? जो 16 मात्राओं की 16 मात्राओं की छंद को हम चौपाई कहते हैं। ठीक है, लेकिन वही पहले 15 मात्राओं का होता था और उसे पदड़िया पदबंध कहते थे। अपभ्रंश में चरित काव्य पदबड़िया बंध में लिखा जाता था। अब ये चरित काव्य क्या है? चरित काव्य है यानी किसी महापुरुष की जीवनी या चरित्र चित्रण जब करते हैं तो उसे कहते हैं चरित काव्य। क्या है? किसी महापुरुष की, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, किसी महापुरुष की जीवनी जब हम लिख रहे हैं या फिर उसका चरित्र चित्रण जब हम कर रहे हैं तो वो चरित काव्य कहलाएगा। तो वो किस में लिखा जाता था? अपभ्रंश में, पदड़िया बंध में। ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। चरित काव्य में पदड़िया की 8-8 पंक्तियों के बाद एक धत्ता दिया होता था जिसे कड़वक कहते हैं। ये देखिए, जैसे हम जीवनी, ये चरित काव्य लिख रहे हैं, किसी महापुरुष की जीवनी लिख रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो ये हम कैसे लिखेंगे? हम पहले 8 लाइनें लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर यहाँ पे गैप दे दिया, इसको हम गैप कह दें या फिर स्पेस कह दें। ठीक है, वैसे इसे धत्ता कहा जाता है। ठीक है, ये धत्ता हमने दे दिया। फिर यहाँ पे फिर दोबारा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही क्रम चलेगा।
मतलब फिर यहाँ पे हमने फिर दोबारा से एक धत्ता छोड़ दिया, फिर यही चलेगा। तो ये शैली होती है, ये तरीका कड़वक कहलाता है। ठीक है, तो नोट करेंगे, एग्जाम में आएगा तो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें धत्ता दिया जाता है, ये खाली स्पेस जगह इसको धत्ता कहा जा रहा है। मैंने ये चीजें हाईलाइट कर दी हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में नोट्स भी करते जाएंगे साथ के साथ। फिर आगे देखते हैं हम। आगे हम पढ़ेंगे प्राकृत पेंगलंग, या फिर इसे कहें प्राकृत पिंगल सूत्र। इसे इस नाम से भी जाना जाता है और इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस ग्रंथ में प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं या कहें छंद संकलित किए गए हैं। मैंने कवियों को छोड़ दिया। कवि हम पहले प्राकृत पेंगलम देख लेते हैं, ये एक ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम कवियों को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्लास भी फिर बड़ी हो जाएगी ज्यादा, तो अगली क्लास में ही हम कवियों की चर्चा करेंगे। तो इस ग्रंथ में क्या था, प्राकृत और अपभ्रंश के मतलब कवियों के पद थे या कहें छंद थे। ठीक है, उसकी विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं मतलब उठा ली, उसको संकलित कर ली। संकलित क्या होता है, संकलित मतलब किसी चीज को एक जगह पे रखना या इकट्ठा करना या एक साथ लाना, संकलित करना कहलाता है। इसका संग्रह 14वीं शताब्दी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। तो इसके संग्रहकर्ता कौन हो जाएंगे, लक्ष्मीधर। क्योंकि लक्ष्मीधर ने इनका संग्रह किया तो वो हो गए संग्रहकर्ता। ठीक है, संग्रह अभी मैंने बताया आपको, किसी चीज को, रचनाओं को, पद को, दो को, छंद को एक साथ इकट्ठा करके उनको छपवा दिया, प्रकाशित करवा दिया या एक साथ ले आए, तो वो हो गया उसको संकलित करना या संग्रहित करना, इकट्ठा कर देना। जैसा नागरी प्रचारणी सभा ने किया था, खोए हुए ग्रंथों की खोज उन्होंने की थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सभी ग्रंथों को संकलित किया था या कहें संग्रह उनका किया था। फिर हम देखते हैं इसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर, हरिभ्रम और अन्य रचनाकारों के पद भी इसमें संकलित हैं। ये मतलब किसी एक रचनाकार की रचना ना होकर इसमें बहुत सारे कवियों की या कई रचनाकारों के पद इसमें संकलित थे। अब है इसकी टीका वंशीधर नामक विद्वान ने लिखी थी। वंशीधर नामक विद्वान थे, उन्होंने इसकी टीका लिखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। अब ये टीका क्या होती है, टीका होती है कि पदों की व्याख्या करना अपने भाव से। मतलब इसको समझते हैं जैसे कोई प्रसिद्ध ग्रंथ होता है या रचना हुई, उसमें दिए गए पदों का विस्तार से वर्णन करना या फिर कहें उस पर अपने विचार प्रस्तुत करना डिटेल में, टीका कहलाती है। जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण या फेमस ग्रंथ होते हैं, रचनाएं होती है, तो विद्वान या अन्य रचनाकार क्या करते हैं, उसकी टीका लिख देते हैं। मतलब उस पर, उसके पदों पर, उसकी रचनाओं पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, वो हो जाती है टीका। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम। शुक्ल जी ने प्राकृत पेंगलम में संकलित 8 छंदों के आधार पर हमीर रासों की कल्पना की और इसके रचयिता सारंगधर को माना। इसको हम ऐसे समझते हैं, प्राकृत पेंगलम में सारंगधर के पद थे, तो जो 8 जो छंद थे या कहे पद थे, तो वो हमीर रासों में भी वैसे के वैसे मैच कर रहे थे या कहे मेल खा रहे थे। मतलब आप समझिए, सारंगधर के 8 छंद या पद जो प्राकृत पेंगलम में थे का मेल या कहें सेम हमीर रासों के पद से खाता था। तो इसलिए
शुक्ल जी हमीर रासों का रचनाकार या कहें रचयिता शारंगधर को मानते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमीर रासों का रचनाकार का नाम नहीं पता था, उसका मतलब नाम पता नहीं चला कि उसके रचनाकार कौन थे, तो फिर शुक्ल जी की बात मतलब सबने लगभग मान ली। उन्होंने यही मान लिया कि हमीर रासों के रचयिता शारंगधर ही होंगे। आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमीर शब्द किसी पात्र का नाम ना होकर विशेषण है जो कि अमीर का विकृत रूप है। हजारी प्रसाद कहते हैं जो ये हमीर रासो है, तो जैसे पृथ्वीराज रासो है, तो हमें पता है पृथ्वीराज रासो मतलब पृथ्वीराज ने लिखी थी, तो हम हमीर रासो को देख के क्या सोचेंगे कि हमीर नाम के कोई होंगे रचनाकार, उन्होंने लिखी होगी। तो हजारी प्रसाद जी उसको क्लियर कर रहे हैं बात को कि यहाँ पे हमीर शब्द जो है किसी पात्र का नाम ना होकर विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है। मतलब अमीर को बिगड़ गया, जैसे उसका मतलब थोड़ा विकृत रूप क्या हुआ, हमीर हुआ, कि उस टाइम पे नाम मतलब वो अमीर ना लेकर हमीर ऐसे कहते थे। तो आचार्य हजारी प्रसाद जी ये कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन हमीर रासों के रचयिता जज्जल को मानते हैं। अभी क्या था, हमीर रासों के रचयिता आचार्य शुक्ल जी किसे मान रहे थे, शारंगधर को। ठीक है, तो बाकी लोगों ने भी कहीं ना कहीं उनकी मतलब बात मान ली कि हाँ ठीक है, इसके रचनाकार पता नहीं चल रहे तो वही होंगे। लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि नहीं, हमीर रासों के रचयिता उसको ये जज्जल को मानते हैं। जज्जल कौन है, जज्जल अभी मैंने आपको पढ़ाया था। जज्जल जैसे विद्याधर, सारंगधर और जज्जल, बब्बर, हरिभ्रम, ये सब जो है इन रचनाकारों के पद शामिल थे, तो उसी में जज्जल भी थे। तो ये जज्जल को मानते हैं। ये कहते हैं हमीर रासों के रचयिता शारंगधर ना होकर जज्जल ही हैं। ठीक है, फिर सारंगधर का एक ग्रंथ है, शारंगधर का ग्रंथ है, क्या है, कौन सा है, सारंगधर पद्धति। क्या नाम है उसका, सारंगधर पद्धति। ठीक है, और ये ग्रंथ संस्कृत का पद्य कोश है। संस्कृत का पद्य कोश मतलब या कहें इसे कह सकते हैं हम संस्कृत की डिक्शनरी, पद्य कोश यानी संस्कृत की डिक्शनरी, या फिर मतलब हिंदी में शब्दकोश इसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत से शाबर मंत्र और भाषा काव्य चित्र दिए गए हैं। अभी शाबर मंत्र क्या है, शाबर मंत्र है, शाबर एक जनजाति थी। ठीक है, वो जो सरपा वगैरह हम पढ़ते हैं वो शाबर जनजाति से ही बने। तो शाबर एक जनजाति थी, तो वो जिन मंत्रों का वो उच्चारण करते थे तो वही शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं इसमें। किसमें, शारंगधर पद्धति जो ये ग्रंथ है। ठीक है, किसका है ये, सारंगधर का है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। फिर आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। कौन, सारंगधर के लिए बात कही जा रही है। ठीक है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। फिर है डॉक्टर बच्चन सिंह, क्या कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि अनुमानता यानी कि वो पक्का नहीं कह सकते। मैं लिख देती हूं यहाँ पे, अनुमानता यानी प्रमाणित रूप से नहीं। ये कहते हैं कि कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता है। कौन है, सारंगधर। मैं लिख भी देती हूँ कहीं कंफ्यूजन हो जाए। मतलब कुंडलिया छंद जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, वो किया था सारंगधर ने। कौन मानते हैं ये, डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। तो आज हमने ये देख लिया काफी चीजें, कल हम देखेंगे अपभ्रंश के कवियों को। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।